जय हिंद। चलते हैं आज की क्लास में। हमने आगे पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 का दोनों भाग अपलोड कर दिया था। आज हम चलते हैं इस क्लास के अगले पलड़ा की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और ये हम जो पढ़ाते हैं ये हमारे क्लास 10 के गोधली भाग 2 का जो किताब 10वें में चलती है और फर्स्ट किताब के नाम से उनका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज की जो कहानी आपके सामने है जिसका नाम है विश्व की दात। ठीक है, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, विश्व की दात जो है यह कहानी है। क्या है? कहानी है। विश्व की दात गद्य की जो विद्याएं हैं, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये विश्व की दात गद्य की कौन सी विद्या है, तो ये आपकी है कहानी। ठीक है, विश्व की दात कहानी है जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को, और जो कि हमारा ही अपना ही बिहार के पटना के बदरघाट में, ये जो हमारे बिहार का एक प्रमुख स्थान जो जाना माना स्थान है पटना, वहीं के एक जगह बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 को इनका जो जन्म हुआ था वो भोजपुरी भाषी परिवार में हुआ था। कैसे भाषा परिवार में? भोजपुरी भाषा वाले परिवार में। यानी कि जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वहाँ इनके परिवार में जो लोग थे वो भोजपुरी भाषा बोला करते थे। उनका मातृभाषा जो था वो भोजपुरी भाषा था। ठीक है, इसके बाद इनके जो पिताजी थे वो थे पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन जी का पिताजी थे। और नलिन बिलोचन जी जो हमारे लेखक हैं यह पंडित रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ मतलब बोले तो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, सबसे बड़ा पुत्र था ये हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी। ये पंडित रामावतार शर्मा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनके बाद भी इनके और अन्य सारे पुत्र होंगे जिनके बारे में इस कहानी में किसी तरह का डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इनके जो पिताजी थे ये जो है दार्शनिक और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय है ना। ये इनके जो पिताजी थे ये संस्कृत के दर्शन और संस्कृत का काफ़ी मतलब विद्वान व्यक्ति थे। संस्कृत का नॉलेज है ना, दर्शन का नॉलेज इनके पास इतना ज़्यादा था कि ये देख रहे हैं ना महामहोपाध्याय, मतलब कि इतनी नॉलेज था इनके पास, इतनी जानकारी था दर्शन और संस्कृत का कि ये मतलब ये विद्वान थे इस दोनों भाषा का। ठीक है, इसके बाद इनकी जो माता थी उनका नाम था रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। देखिए, नलिन बिलोचन जी का जो माता जी थे इनका नाम था रत्नावती शर्मा। इसके बाद इनकी जो पढ़ाई हुई थी मतलब स्कूल की पढ़ाई, यहाँ पर इन्होंने स्कूल की पढ़ाई का ऐड किया है। तो इसका मतलब होता है कि जो पहली से देखिए अभी की जो पढ़ाई होती है हमारा वो नर्सरी, LKG, UKG 1 है ना, 2, 3 इस तरह से चलता है। तो पहले की पढ़ाई का जो स्टेज था इन्होंने पहली पढ़ाई यानी कि शुरुआती का स्टेज से जो शुरू किया था पढ़ना, तो ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से शुरू किए थे। कहाँ से? पटना कॉलेजिएट स्कूल से ये अपनी पढ़ाई शुरू किए थे। और वहीं पर लगभग ये प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिससे कि पहला से 5वां तक जो शिक्षाएं होती है, 5वां से जो 8वां तक की शिक्षाएं होती है, 8वां के बाद 10 तक का, 10 से इंटर, ये सब उन्होंने BA सब इन्हीं कॉलेज से पटना से ही पढ़ाई किए थे, है ना। ये एक ही कॉलेज से सारा पढ़ाई कर चुके थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। इसके बाद जब MA की बात करें तो MA का जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था ये पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका जो BA होता है, BA BSc MSc जो भी चीज़ें होती है आगे की पढ़ाई, MA MSc है ना, यानी कि PG लेवल की जो पढ़ाई होती है। PG का मतलब देखिए, एक मेरे पास आता है UG और एक आता है PG। तो UG का मतलब होता है कि अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि आप ग्रेजुएशन के नीचे मतलब ग्रेजुएशन तक है, इससे नीचे है। UG में PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट हैं आप, उसके बाद की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद यानी कि MA का पढ़ाई मतलब आता है PG। ठीक है, तो MA की जो पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से, और ये किए थे संस्कृत और हिंदी भाषा में,
है ना, एमए जो किए थे इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में, क्योंकि इनके पिता जो थे वे महामहोपाध्याय थे, है ना, किसके, संस्कृत और दर्शन का। तो संस्कृत से इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया था, एमए इन्होंने संस्कृत और हिंदी के साथ ही किए थे। इसके बाद जो इन्होंने, इनके जो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका मिला और ये प्रधानाध्यापक के रूप में लोगों के सामने उभर कर आए। ठीक है, ये प्रधानाध्यापक रहे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज। ठीक है, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज जो हमारे ये नालंदा में शायद पढ़ते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ रहे। फिर आरा रांची विश्वविद्यालय, आरा रांची विश्वविद्यालय है ना, पटना ही तरफ है आरा रांची विश्वविद्यालय, वो स्कूल में इन्होंने प्रधानाध्यापक का पद निभाया था और पटना विश्वविद्यालय का भी प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। आप ज़रा से यहाँ पर गौर करिए, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने सारी पढ़ाई की, है ना, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई की और इसी स्कूल में ये प्रधानाध्यापक के रूप में भी अपने पदों पर अग्रसर रहे, पदों पर काम किए। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि ये इसी जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल का प्रधानाध्यापक के रूप में फिर लोगों के सामने आए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए इनका जो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, यानी कि देखिए उसी स्कूल का फिर बाद में ये उन्हीं पटना विश्वविद्यालय का ही, उसी स्कूल का ही जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे। कब से, तो 1959 से, 1959 से जो है ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए और वही काम करते करते इनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि मरने तक वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष ही रहे और बने थे कब, तो 1959 में। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं थे, है ना, रचनाएं मतलब इन्होंने कुछ लिखे थे, है ना, परिवेश के बारे में, दृष्टि के बारे में, आसपास के बारे में और ये युग के बारे में, जिसका ये रचनाएं इनकी पहली थी दृष्टिकोण। क्या था नाम इसका, दृष्टिकोण। इसके बाद था साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, फिर मानदंड। ये दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन तथा मानदंड, ये तीनों इनकी क्या थी, रचनाएं थी। ठीक है, इसके बाद इनका कुछ उपन्यास भी था। उपन्यास में इन्होंने लिखा प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचना, प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचना इनकी उपन्यास था। इसके बाद कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी था इनका, जिनका कि काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया गया, लोगों ने इसके काफ़ी ज़्यादा जमकर देखा, जमकर सुना, है ना, जमकर पढ़ा इन चीज़ों को। तो इनका नाम था विश्व का दांत, जो कि अभी हमें पढ़ना है, विश्व का दांत। ठीक है, ये लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। विष की दांत जो कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, ये लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से। कहाँ से लिया गया है, तो ये विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ये कहानी लिया गया है, जिसका नाम है विश्व का दांत, विष का दांत। और इनकी जब मृत्यु हो गई, ये था 12 सितंबर 1961 को। नलिन बिलोचन शर्मा जी हमारे प्यारे से बिहार, प्यारे से देश या प्यारे से परिवेश समाज के लोगों को छोड़कर चले गए। कब, 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, तो आपने नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में इतना जान लिया। नलिन बिलोचन जी शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। और कब हुआ था, तो हुआ था 18 फरवरी 1916 को, है ना। और जो ये विष की दांत जो है, ये कहानी गद्य की कौन सी विद्या था, तो यह कहानी है। ठीक है, इनका पिताजी का नाम था पंडित रमावतार शर्मा, माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है, ये किस परिवार से रिलेटेड थे, तो भोजपुरी परिवार से। और इनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट कॉलेज पटना विश्वविद्यालय से हुआ था। और ये इन्होंने हरप्रसाद जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे। ठीक है, इसके बाद ये जो है अपने मरते दम तक पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, जो कि 1959 में बने थे और मरते दम तक ये उन्हीं में रह गए। ठीक है, तो ये था इनके बारे में कुछ पॉइंट। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर, और कहानी का नाम है विश्व की दांत, जिनका लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। इसमें देखिए ये कहानी आपका मध्य वर्गीय परिवार का, किस वर्गीय, मध्य वर्गीय परिवार का ये कहानी है। इसमें ये कहानी का कुछ पात्र लोग हैं, जिनके पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कहानी में कितने सारे लोग हैं और इन्होंने किस किस पद पर और किस किस तरह का भूमिका निभाया इस कहानी के लिए। ठीक है, तो कहानी का पहला आदमी जो था वह एक अमीर आदमी है, या उसे मालिक कह लीजिए या उसे सेठ कह लीजिए, जिनका नाम है सेन साहब।
ठीक है। सेन साहब जो इस कहानी का सबसे अमीर आदमी है ना, उनका पत्नी है जिसका इन्होंने नाम नहीं दिया, तो इसे मिसेज सेन के नाम से जाना जाता है इस कहानी में, ठीक है। इन्होंने अपनी पत्नी का एग्जैक्टली नाम नहीं दिया, तो इस कहानी में इनकी पत्नी का भी भूमिका है, तो इन्होंने इसे मिसेज सेन के नाम से पुकारा है, ठीक है। इसके बाद इनका एक पुत्र था जो बिल्कुल ही अफवाद था। कैसा था? अफवाद, यानी किसी भी नियम रूल को ये मानता नहीं था। इनके लिए कोई भी रूल नहीं था। जिस राह भी कहते हैं ना कि जिस राह पर हम चल गए या जहाँ हम खड़ा हुए लाइन वहीं से शुरू होता था, ये इनका यही कहना था। खोखा जो था अफवाद था, और इनको प्यार से इनका पिताजी जो सेन साहब थे ये कासू कहा करते थे। जो सेन साहब थे इनके पिता, खोखा के पिताजी, इन्हें प्यार से कासू कहते थे, और इनका बोलते हैं बिन लगाम का बिगड़ा हुआ बेटा ये खोखा थे, इकलौता बेटा। आप जानते ही हैं कि जितने भी इकलौता होते हैं तो वो लगभग ही इस तरह ही होते हैं, बेलगाम का, ठीक है। और ये सभी नहीं होते, पर कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको किसी को बुरा नहीं मानना, अगर आप इकलौते हैं तो आप में ऐसा नहीं, आप में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए जैसा खोखा में था। जो देख लीजिए खोखा इस कहानी में क्या क्या किए, कहानी के तौर पर हम जब कहानी स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ बताया करेंगे, ठीक है। देखिए, और इसमें पुत्री थी, सेन साहब की पुत्री थी, 5 पुत्री। कितना था? इनकी 5 बेटियां थी। सेन साहब का टोटल कितनी बेटी? 5 बेटी था, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। सेन साहब की 5 बेटियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। इतनी सुंदर, इतना सुंदर था ये कि समझ लीजिए कि मतलब सुंदरता इतनी थी कि इसके सामने सुंदर से सुंदर लोग, मतलब कि अच्छे अच्छे लोग भी फेल हो जाते थे। और नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। सेन साहब के पास एक ड्राइवर भी था जिसका नाम था सोफर। सेन साहब का एक ड्राइवर है जिसका नाम क्या था? सोफर था। और इनकी एक फैक्ट्री थी, है ना। क्या था इनका? एक फैक्ट्री था जिसमें किरानी का काम करता था। किरानी मतलब होता है वहाँ का हिसाब किताब रखना, कौन सा सामान कितना आया कितना गया, ये सारा हिसाब किताब रखने वाला एक लोग था जिनका नाम था गिरधर। क्या नाम था? गिरधर। और गिरधर का भी परिवार वही था, जिसका एक पुत्र था गिरधर को, जिनके बारे में अपुत्र था, और भी इसके अलावा होगा, लेकिन इन्होंने इस कहानी में किसी तरह का डिक्लेरेशन इसके बारे में नहीं दिया गया है। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था मदन, ठीक है। गिरधर का एक पुत्र था जिसका नाम है मदन। ये फैक्ट्री के अहाते के एक कोने में, मतलब फैक्ट्री से होते हैं पूरे बाउंड्री वगैरह होगा, उसके कोने में यहाँ आउट हाउस मतलब साइड में एक होगा, उसके में ये सब लोग परिवार मिलकर एक साथ रहते थे। कौन? ये गिरधर सर, ठीक है, जो फैक्ट्री के किरानी थे। और उसी फैक्ट्री के किसी एक कोने में कोई एक आउट हाउस था, उसमें ये रहा करते थे, ठीक है। ये मध्यवर्गीय परिवार का कहानी है, और कहानी बड़ा ही लाजवाब है ना, ठीक है। तो ये कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे, और तब तक के लिए हम ये इसको बढ़िया तरीके से आप देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। ये कहानी की कुछ पार्ट्स था, कुछ इसमें पात्र है जो किस तरह का रोल किया है, हम आपको इसके बाद बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।